आज हम जेट स्ट्रीम के संबंध में अध्ययन करेंगे। जेट स्ट्रीम जिसकी भूमिका मानसून के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष रूप से भारत के मानसून के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेट स्ट्रीम जो है किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है मानसून के सक्रिय होने में, मानसून की उत्पत्ति में। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो येस्ट थे। उन्होंने ही जेट स्ट्रीम सिद्धांत की जो परिकल्पना की थी और उसी के आधार पर आज हम यही मान के चलते हैं कि मानसून का सक्रिय होना, मानसून का समय से आना, ये सब जो है जेट स्ट्रीम के कारण ही संभव हो पाता है। जेट स्ट्रीम हवाएं ऊपरी वायुमंडल में 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम हो जाती है, लगभग 340 किलोमीटर घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती हैं जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। भारत में आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। ये 8 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसून का जो संबंध है वो शीतकालीन मानसून उपोष्ण पश्चिमी जो हमारी पछुआ हैं जेट स्ट्रीम उनसे है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती है। पछुआ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का जो पठार है वो जेट स्ट्रीम के मार्ग में एक अवरोधक का कार्य करता है और इसे 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसकी प्रथम जो शाखा होती है वो उत्तरी दिशा में तिब्बत के पठार के समानांतर प्रवाहित होती है और द्वितीय शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई देता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में हमने दोनों ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में किस तरह से जो है वायु का प्रवाह होता है, एक सेल का जिसे हम हेडलेस सेल कहते हैं उनका निर्माण होता है। जहाँ ग्रीष्म काल में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो निम्न दाब रहता है सूर्य की सीधी किरणों के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो हवाएं ग्रीष्मकाल में संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर जाती हैं और वहाँ उच्च दाब होने के बाद नीचे पुनः जो है धरातल पे नीचे की ओर लौटती हैं। इसी तरह इसका अपोजिट हमें शीत ऋतु में दिखाई दे रहा है। तो शीत ऋतु में धरातलीय जो क्षेत्र है वो उच्च दाब का क्षेत्र है, वहीं समुद्री जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का क्षेत्र है। तो हवाएं जो हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम है इसके मार्ग में तिब्बत का जो पठारी भाग है ये अवरोधक का कार्य करता है, ये मैंने अभी आपको बताया, जिसमें इसकी प्रथम शाखा उत्तरी दिशा में तिब्बत के पठार के समानांतर प्रवाहित होती है, वहीं इसकी द्वितीय शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। फरवरी में दक्षिणी शाखा की मध्य स्थिति जो होती है लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है तथा वायुदाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। इसी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है और ये पश्चिमी विक्षोभ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते हैं। इस समय रात के तापमान में यदि वृद्धि हो जाती है तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि जो विक्षोभ है उनका आगमन हो गया है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा ठंडी हवाओं का आगमन होता है जिनके द्वारा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और ये शुष्क हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है और इसी समय इन हवाओं के कारण उत्तरी भारत में शीतलहर जो है चलती है, तापमान काफ़ी कम हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के पश्चात
ये हवाएं दाएं ओर मुड़ जाती हैं और मानसून हवाओं में परिवर्तित हो जाती है। तमिलनाडु के तट पर ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती हैं और शीतकाल में वर्षा करती हैं। इसी समय भूमध्य सागर में यूरोप की ठंडी वायु राशि एवं सहारा मरुस्थल की गर्म वायु राशि के अभिसरण के कारण समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जो भूमध्य सागर, अंध महासागर, कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करते हैं और वर्षा की प्राप्ति होती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट हवाएं इस समशीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर प्रवाहित कर देती हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, उत्तरी राजस्थान में इस समय शीत ऋतु में वर्षा होती है और हमारे राजस्थान में, उत्तर भारत में जो इस समय वर्षा होती है उसको हम मावट कहते हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी जो उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे को ये दिखाई दे रहा है, आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि इसमें ध्रुवीय जो जेट स्ट्रीम है हमारी पोलर और जो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है इसकी अहम भूमिका रहती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, जिसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण मध्य एशिया, तिब्बत के पठारी भागों का अत्यधिक गर्म होना माना जाता है। तिब्बत के पठारी भागों से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं का क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की दिशा में चक्रीय परिसंचरण शुरू हो जाता है तथा ये गर्म हवाएं क्षोभ सीमा के समीप दो अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। पहली धारा भूमध्य रेखा की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में और दूसरी धारा उत्तरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में। पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है ये हवाएं भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नीचे बैठने लगती हैं, जिससे वहाँ बृहत रूप में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है वहाँ गर्म जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, वो धरातलीय सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है तथा वहाँ बृहत निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर के उच्च भार क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसे ही हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून में एक हेडले कोश की एक कल्पना की गई है और ये माना जाता है कि उसी के अंतर्गत जो है जेट स्ट्रीम जो हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं बारिश है वो इससे संबंधित है। हेडले ने इसका सिद्धांत का निर्माण किया था, इसलिए इसको हेडले कोश कहते हैं। ये माना जाता है कि ग्रीष्म काल में भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब क्षेत्र होने से धरातल पर पवनें निरंतर ऊंची उठकर जब 30 डिग्री अक्षांश के नीचे उतरती हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है होता है ये सब संभव, तो अधिक वायुदाब हो जाता है, जिससे इन अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय स्थानीय पवनें चलती हैं, जिनके द्वारा एक कोश का निर्माण होता है जिसे हेडले कोश कहते हैं, क्योंकि हेडले ने इसका परिभ्रमण का इन दिशा का जो है ज्ञात किया था। जेट स्ट्रीम में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम 30 डिग्री तथा ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जिसको हम वेस्ट टू ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है, सामान्य तौर पर मौसम की भविष्यवाणी के लिए माना जाता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में अर्ध उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जहां हेडले कोश के तहत गर्म हवाएं ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाई जाती हैं। ध्रुवीय जेट 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होती हैं और वहीं उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम 13 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होती हैं। जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में हम ये जो बातें निष्कर्ष निकल के आती हैं उसमें हमें ये दिखाई देता है कि जो ताप प्रवणता है जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमें दिखाई देती है, अंतर दिखाई देता है, उसकी भूमिका इसी के आसपास साथ साथ परिध्रुवीय भंवर जो कि
हमारे उपध्रुवीय क्षेत्रों पे उच्च दाब जो है उत्पन्न होता है। उसके बाद निम्न दाब की जो क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति जो हो जाती है वो पृथ्वी की गति के कारण मानी जाती है। और क्षोभ मंडल में हवाओं का भंवर के रूप में प्रवाहित होना, क्योंकि जो हवाएं होती हैं नीचे से ऊपर की ओर जाती है और घड़ी की जो हमें दिखाई देता है कि जिस तरह से हम सर्कुलर करते हैं भंवर की तरह, उस तरह से वो वहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ये सब जो बातें हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और भारत में मानसून का समय से आना ना आना इसी जेट स्ट्रीम के से संबंधित माना गया है। धन्यवाद।